हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है उत्तराखंड में उद्यान विकास। ठीक है, उद्यान में ही हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में जो फल इत्यादि या फिर आलू वगैरह, ठीक है, साथ ही चाय विकास, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन है उसकी मैं आपको रूपरेखा समझाऊंगा। ठीक है, किस तरह से राज्य आंदोलन हुआ था और आपको उसको किस तरह से तैयार करना है। क्योंकि देखो, जो राज्य आंदोलन है आपको किसी भी किताब में सटीक मैटर मिल जाएगा, भले ही आप परीक्षा वाणी लें या फिर बीएसनी की किताब ले लीजिए। ठीक है, परीक्षा वाणी तो नॉर्मली सभी के पास होती है, या फिर जो बिनसर ईयर बुक है या फिर बलौदी जी की किताब है, मतलब इनमें से किसी के पास यदि कोई एक किताब भी है तो उसमें राज्य आंदोलन पूरा है ना। उसको अतिरिक्त आपको करवाने की आवश्यकता उसमें कुछ नहीं है। तो आपको मैं समझाऊंगा आपको करना तैयार कैसे करना है। ठीक है, आज का आपको होमवर्क वही रहेगा कि आपको राज्य आंदोलन स्वयं से तैयार करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयार कैसे करना है और किस तरह से आप उसको टुकड़ों में बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखो उसमें लिखाने में समय नष्ट ही होना है, खाली 2 क्लास में आपको उसमें लिखाऊं तो व्यर्थ है। आपके पास जब मैटर है और वही चीज मैं आपको लिखाऊं, केवल मैं आपको समझा दूंगा उसको लिखना कैसे, बाकी आप लोग उससे नोट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले राज्य में उद्यान विकास, उत्तराखंड में उद्यान विकास। उत्तराखंड में उद्यान विकास। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ ब्रिटिश काल में, ये हम देखेंगे। देखो, ब्रिटिश काल में 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी, ठीक है, 19वीं शताब्दी। अब 19वीं शताब्दी किसे बोलते हैं, कई सारे बच्चों के लिए ये थोड़ा जटिल शब्द हो सकता है। 19वीं शताब्दी होता है यानी 1800 से लेकर 1899 का समय। ठीक है, इस युग में हमने देखा अंग्रेज कब आए यहाँ पर, 1815 में। अब अंग्रेज जब आए इन्होंने यहाँ पर उद्यान विकास शुरू किया तो कहीं ना कहीं 1815 के बाद ही होगा। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में कुछ स्थानों में जैसे रामगढ़ है, ठीक है, मुक्तेश्वर है, मुक्तेश्वर जो कि अति प्रसिद्ध है फलों के लिए, रामगढ़ अति प्रसिद्ध है। रामगढ़ के आड़ू को हाल ही में जीआई टैग भी मिला हुआ है। जलना है, ठीक है, जलना ये पड़ता है कहाँ, अल्मोड़ा में। ठीक है, और हरसिल, हरसिल कहाँ है, उत्तरकाशी में। देखो, हरसिल सेब के लिए प्रसिद्ध है, मुक्तेश्वर और जलना पूलम और पूलम खुबानी और जो ये ऐसे फल होते हैं, ठीक है, इनके लिए प्रसिद्ध है। साथ ही जो रामगढ़ है वो आड़ू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में ये फल पाए जाते हैं जो कि शीतोष्ण जलवायु में होते हैं। ठीक है, सेब भी होते हैं, मुक्तेश्वर, जलना, रामगढ़ सभी जगह सेब भी होता है। तो इन जगहों पर फलों की खेती आरंभ हुई, कब हुई थी, 19वीं शताब्दी में। कैसे कैसे हुई यही हम देखेंगे। राज्य में सबसे ज्यादा निर्यात किसका होता, देखो उस समय, ठीक है, राज्य में सबसे ज्यादा निर्यात उस काल में राज्य में सबसे ज्यादा निर्यात किसका होता था, आलू का होता था। ठीक है, आलू का होता था। ठीक है, ब्रिटिश काल की बात हो रही है, 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों की बात हो रही है, जब राज्य में सबसे ज्यादा निर्यात किसका होता था, आलू का। निर्यात माने क्या होता है, कोई चीज बेचना। आयात मतलब कोई चीज खरीदना, निर्यात मतलब कोई चीज बेचना। यानी कि राज्य में आलू इतनी ज्यादा मात्रा में होता था कि उसको बाहर बेचा भी जाता था, है ना। अभी भी राज्य में सर्वाधिक आलू कहाँ पर उत्पादन होता है, नैनीताल में। और तब भी नैनीताल में देखो राज्य में बहुत ज्यादा मात्रा में आलू उस समय भी उत्पादित होता था, और आज भी नैनीताल में ही सर्वाधिक आलू होता है राज्य में। ठीक है, आलू की जो खेती है ब्रिटिश कुमाऊं में किसने प्रसारित की थी, रैमजे ने। रैमजे ने शुरुआत की थी आलू की खेती की। ठीक है, शुरुआत की थी। तो कुमाऊं में आलू खेती की शुरुआत किसने की थी, रैमजे ने। इसके अलावा देखो उत्तराखंड में आलू की खेती वैसे सर्वप्रथम, ये कुमाऊं की बात है। ठीक है, कुमाऊं में किसने शुरू की थी, रैमजे ने, कुमाऊं में। जबकि उत्तराखंड में सबसे पहले आलू की खेती कब हुई थी, उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती कब हुई थी, ये हुई थी 1823 में। ठीक है, 1823 में हुई थी। कहां पर हुई थी, देहरादून में, देहरादून में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी, मेजर यंग ने, मेजर यंग के द्वारा ये खेती की गई थी, आलू की खेती। तो उत्तराखंड में सबसे पहले आलू की खेती हुई थी देहरादून में, और कुमाऊं में किसने शुरू की थी, रैमजे ने शुरू की थी। ठीक है,
आलू के उत्पादन और उन्नत बीजों के लिए 1909 में जूलीकोट में 1909 में जूलीकोट, ठीक है, जूलीकोट कहाँ पर पड़ता है? नैनीताल में ही आता है, ठीक है, नैनीताल में आता है जूलीकोट। यहाँ पर कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई। ये प्रश्न बन चुका है पहले, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? जूलीकोट में। कब हुई थी? 1909 में। 1909 में जूलीकोट जो कि नैनीताल में आता है, यहाँ पर कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये कुछ मतलब देखो, हमने पहले पढ़ा फल कहाँ कहाँ पर होते थे, रामगढ़ में, मुक्तेश्वर में, जलना में और हरसिल में। वर्तमान में भी यही जो एरिया है वो फलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसमें देखो कुछ फल जैसे जो नींबू वर्गीय फल होते हैं मुख्यतः अभी नैनीताल में और रुद्रप्रयाग में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। साथ ही यदि आप देखते हैं आड़ू, तो रामगढ़ अति प्रसिद्ध है आड़ू के लिए, ठीक है। अभी हाल ही में रामगढ़ के आड़ू को जीआई टैग भी मिला हुआ है। जलना मुक्तेश्वर ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर पूलम, खुमानी और अन्य ऐसे फल होते हैं, ठीक है। साथ ही हरसिल घाटी आप सभी जानते हैं कि सेबों के उत्पादन के लिए राज्य में प्रसिद्ध है। तो हरसिल में फ्रेडरिक विल्सन ने, ठीक है, बागवानी फसलों की शुरुआत की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक विल्सन ने। 1864 में फ्रेडरिक विल्सन, ठीक है, फ्रेडरिक विल्सन ने हरसिल में बागवानी फसलों की शुरुआत की थी, ठीक है, बागवानी फसलों की शुरुआत की थी, फसलों की शुरुआत की थी, ठीक है। मुख्यतः यदि देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर मुख्यतः सेब की खेती की थी, ठीक है, सेब की खेती। मुख्यतः किसकी खेती की थी? सेब की खेती। कहाँ पर? हरसिल में। तो आज भी हरसिल में सेब की खेती राज्य में सर्वाधिक होती है, ठीक है। और सेब की खेती कब शुरू हुई थी? यहाँ पर 1969 में। देखो 1869, सॉरी 1869 होगा, ठीक है। बिल्सन ने ही 1864 में यहाँ पर हरसिल में बागवानी फसलों की शुरुआत की और सेब की खेती कब शुरू की? 1869। तो क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा हरसिल घाटी में सबसे पहले सेब की खेती या सेबों का उत्पादन कब शुरू किया गया था? 1869 में। 1869 में यहाँ पर सेब की खेती शुरू हुई थी, जबकि 1864 में यहाँ पर उन्होंने बागवानी फसलों की शुरुआत की थी। 1909 में देखो जूलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी, ठीक है। और सबसे पहले आलू की खेती उत्तराखंड में कहाँ हुई थी? देहरादून में। कब? 1823 में। ये ब्रिटिश काल की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मुझे लगता है आपको लिखानी चाहिए, ठीक है। तो एक आता है चौबटिया उद्यान। चौबटिया कहाँ पर पड़ता है? ये अल्मोड़ा में, ठीक है, चौबटिया उद्यान। इसकी स्थापना पूछी गई है एक बार, 1869 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1869 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो चौबटिया उद्यान है इसकी स्थापना कब होती है? 1869 में। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक मतलब किनकी देखरेख में इसकी स्थापना हुई थी? वो थे डब्ल्यू क्रा, ठीक है, डब्ल्यू क्रा इसके संस्थापक थे। और इसके पहले सुपरिंटेंडेंट भी कौन थे? पहले सुपरिंटेंडेंट कौन थे? डब्ल्यू क्रा, ठीक है। ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है कि चौबटिया उद्यान के पहले सुपरिंटेंडेंट कौन थे? डब्ल्यू क्रा। और 1869 में स्थापना भी किसने की थी? डब्ल्यू क्रा ने की थी, ठीक है। इन्हीं की देखरेख में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना कब हुई थी? 1869, ठीक है, 1869 है, ठीक है, 1869 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखो 1914 में इसको राजकीय चौबटिया उद्यान को वन विभाग द्वारा कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। 1914 में राजकीय जो उद्यान है चौबटिया का, ठीक है, चौबटिया का राजकीय उद्यान चौबटिया को कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया गया, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया गया, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर के अधीन इसको कर दिया गया। और इसके साथ ही इसके प्रबंधन का कार्य किसको सौंपा? नॉर्मल गिल को सौंपा गया। और इसके प्रबंधन का कार्य मतलब देख रेख कौन करेगा? प्रबंधन का कार्य किसको सौंपा गया? नॉर्मन गिल, ठीक है, नॉर्मन गिल को सौंपा गया,
ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण। देखो, राजकीय उद्यान चौबटिया को कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कब किया गया था? 1914 में, ठीक है। और नॉर्मन गिल को इसके देखरेख का कार्य सौंपा गया था। फिर बीच बीच में देखो कभी इसको निजीकरण का सोचा, कभी कुछ, तो ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है हम वही लिख रहे हैं। फिर क्या होता है 1932 में, इसमें एक हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी 1932 में। 1932 में इसके अंतर्गत, ठीक है, सीधा नाम क्या लिखना बार बार, इसके अंतर्गत, यानी कि राजकीय उद्यान चौबटिया के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर, ठीक है, रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी, ठीक है, की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं बागवानी से संबंधित, फलों या फिर उद्यानों से संबंधित, ठीक है। हल्का अभी हम चाय के बारे में भी चर्चा करेंगे, चाय की यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई थी। बाकी ज्यादा देखो जो चीजें पूछी जाती हैं वही मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, ये हिस्ट्री से संबंधित है। बाकी जब हम कृषि उत्तराखंड में देखेंगे, ठीक है, बाद में, तो उसमें हम उसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है हिस्ट्री के दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, उत्तराखंड में उद्यान विकास, उत्तराखंड में मुख्यतः 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी क्यों? क्योंकि अंग्रेज 1815 में यहाँ पर आए थे, ठीक है। 1815 में गोरखा जब पूर्ण रूप से यहाँ से चले गए तो अंग्रेजों का राज्य शुरू हुआ। तो उसके पश्चात अंग्रेजों ने यहाँ पर इन चीजों पर विकास करना शुरू किया, ठीक है। देखो, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले रामगढ़, मुक्तेश्वर, जलना और हरसिल, यहाँ पर इन्होंने बागवानी इत्यादि की शुरुआत की, ठीक है। तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। देखो, हरसिल घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है, रामगढ़ आड़ू के लिए प्रसिद्ध है, मुक्तेश्वर और जलना भी फलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसी दौरान राज्य में सबसे ज्यादा निर्यात आलू का भी होता था। तो आलू की खेती भी यहाँ पर शुरू हो गई। 1823 में पहली बार देहरादून में आलू की खेती हुई थी। और कुमाऊं में, नैनीताल में आलू की खेती शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? जो रैमजे थे, ठीक है, हेनरी रैमजे को उस काल में जो कमिश्नर हुआ करते थे उनको जाता है। तो उनके द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी। फिर देखो, 1909 में जूलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन स्थापित हुआ था। 1864 में फ्रेडरिक विल्सन ने हरसिल में बागवानी फसलों की शुरुआत की और 1869 में सेब उत्पादन शुरू किया। फिर 1869 में ही एक चौबटिया उद्यान की स्थापना की गई थी, राजकीय चौबटिया उद्यान, ठीक है। 1869 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? डब्ल्यू क्रा, ठीक है। और पहले सुपरिंटेंडेंट भी कौन थे? डब्ल्यू क्रा इसके पहले सुपरिंटेंडेंट थे। फिर 1914 में देखो इस उद्यान को कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कर दिया गया और नॉर्मन गिल को इसके प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। फिर नॉर्मन गिल के आने के पश्चात इसमें कई सुधार भी हुए, ठीक है, अनेक सुधार इसमें देखने को मिले थे। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखो, जो महत्वपूर्ण चीजें इसमें 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी, ये पूछा गया है, तो ये ज्यादा जरूरी है। बाकी देखो, अब देखते हैं चाय का विकास यहाँ पर कैसे हुआ। हालांकि चाय में भी देखो ना, कुछ 2-4 फैक्ट हैं, ज्यादा नहीं है। क्योंकि अब जो इतने सारे उद्यान बनाए गए, बाग लगाए, वो सब लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। कुछ एक आध फैक्ट, 2-4 फैक्ट हैं उसके, वो हम लिखते हैं। बाकी मैं आपको राज्य आंदोलन की रूपरेखा इस क्लास में समझाऊंगा, आपको राज्य आंदोलन में कैसे आपको तैयार उस टॉपिक को करना है, ठीक है। बाकी उसके पश्चात उत्तराखंड में क्या क्या और टॉपिक हमारे रहेंगे जिन्हें हम बाद में देखेंगे, वो भी इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही कल से हमारा पॉलिटी शुरू होगा, तो उसको कैसे शुरू करेंगे ये भी हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चाय की खेती, उत्तराखंड में चाय की खेती, ठीक है, उत्तराखंड में चाय की खेती। तो देखो, चाय जो शब्द है, सबसे पहले चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। चीनी भाषा का शब्द है तो चाय, जाहिर सी बात है, शुरुआत भी कहाँ से हुई होगी? चीन से। चीन वाले बोलते हैं चाय चुए चीन, तो वहीं से उन्होंने चाय भी रख दिया नाम उसका, है ना। तो चाय की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से हुई थी। अब भारत में भी जो चाय की खेती की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, चीन के माध्यम से, मतलब वहीं से यहाँ पर लाकर उसके पौधे रोपे थे, ठीक है। और उत्तराखंड में भी उसी तरह चाय की शुरुआत हुई थी। यहाँ से लोगों को प्रशिक्षण के लिए चीन में भेजा भी जाता था, उस समय, उस काल में भेजा भी गया था कईयों को, ठीक है। तो वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल समझने की दृष्टि से है। जो तत्कालीन गवर्नर थे विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर
और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। इन्होंने 1834 में एक चाय कमेटी का गठन किया था, ठीक है, ने 1834 में एक चाय कमेटी का गठन किया, ठीक है, चाय कमेटी का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य क्या था? चाय के पौध प्राप्त करना, ठीक है। इस कमेटी का मुख्य कार्य क्या था? चाय के पौध प्राप्त करना, ठीक है। दूसरा कार्य क्या था इसका? प्रमुख जो कार्य था, दूसरा था, देखो, बागवान हेतु योग्य भूमि ढूंढना, योग्य भूमि ढूंढना, ठीक है। और तीसरा कार्य क्या था? तीसरा कार्य था चीनी चाय विशेषज्ञों की मदद करना, ठीक है, चीनी चाय विशेषज्ञों से मदद लेना, ठीक है, विशेषज्ञों से, चीनी चाय विशेषज्ञों से मदद लेना, ये क्या था? इसका उद्देश्य था। इस उद्देश्य के साथ जो तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है, सती प्रथा का अंत इन्होंने ही किया था भारत में, तो इन्होंने एक चाय कमेटी गठित की 1834 में। फिर क्या हुआ? 1835 में कुमाऊं में चाय की खेती आरंभ हो जाती है। 1835 में कुमाऊं में चाय की खेती आरंभ, ठीक है, आरंभ हो गई कुमाऊं में चाय की खेती। साथ ही टिहरी में भी, ठीक है, टिहरी में भी 1835 में चाय की खेती आरंभ हो गई। टिहरी में चाय की खेती आरंभ हो गई 1835 में। इसके अलावा उत्तराखंड में व्यावसायिक स्तर पर चाय की खेती, उत्तराखंड में व्यावसायिक स्तर पर चाय की खेती किसने शुरू की थी? रायले ने शुरू की थी, ठीक है। किसने शुरू की थी? रायले ने। रायले ने 1835 में शुरू की थी, ठीक है, 1835 में शुरू की थी। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ फैक्ट हैं जो चाय की खेती के संबंध में अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपने ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही देखो, 1834 में झीरा पानी एक स्थान पड़ता है देहरादून में, ठीक है, कहाँ पड़ता है? देहरादून में। झीरा पानी देहरादून में वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया था, ठीक है, चाय की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया था, उपयुक्त पाया गया था, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा 1844 में, 1844 में कोलागीर, ठीक है, कोलागीर एक स्थान पड़ता है देहरादून में, कोलागीर जो कि कहाँ पड़ता है? देहरादून में, ठीक है, देहरादून में सरकारी बागान की शुरुआत में, सरकारी चाय बागान, ठीक है, सरकारी चाय बागान की शुरुआत सरकारी चाय बागान की शुरुआत किसने की थी? जेमिसन के निर्देशन में हुई थी, जेमिसन के निर्देशन में हुई थी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ फैक्ट हैं। इसके अलावा देखो, एक गडोली स्थान आता है पौड़ी में, गडोली कहाँ आता है? पौड़ी, ठीक है, गडोली कहाँ पड़ता है? पौड़ी। यहाँ पर 1907 में सरकारी चाय फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी, 1907 में सरकारी चाय फैक्ट्री, चाय फैक्ट्री की शुरुआत किसने की थी? चौफिन ने, ठीक है, किसने की थी? चौफिन, नाम है चौफिन, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो ये कुछ फैक्ट, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक बार इसको देख लेते हैं। देखो, विलियम बेंटिक तत्कालीन क्या थे? गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इनके द्वारा एक चाय कमेटी बनाई, जिसका उद्देश्य क्या था? एक चाय के लिए जमीन तलाशना, अच्छी जमीन तलाशना, ठीक है। दूसरा, चीनी विशेषज्ञों की उसमें सहायता लेना, और तीसरा उद्देश्य क्या था इस कमेटी का? चाय के पौध प्राप्त करना, मतलब कहाँ से पौध प्राप्त की जाएगी, ये सारी चीजें। उसके पश्चात देखो,
कुमाऊं में चाय की खेती आरंभ हो जाती है 1835 में। 1835 में ही टिहरी में भी शुरू होती है और साथ ही उत्तराखंड में भी व्यावसायिक स्तर पर चाय की खेती की शुरुआत 1835 में होती है। ठीक है, किसने शुरू की? रायले ने। जीरा पानी जब सर्वेक्षण हुआ उत्तराखंड में तो जीरा पानी को चाय की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया था और 1844 में कोलागीर देहरादून में सरकारी चाय बागान की शुरुआत हुई थी। किसके निर्देशन में हुई थी? जेमिसन के निर्देशन में। और साथ ही गडोली पौड़ी में पहली चाय फैक्ट्री, सरकारी चाय फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी गडोली पौड़ी में। ठीक है, जो कि चौफिन ने शुरू की थी। तो चाय उत्पादन के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। देखो, यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं तो चमोली में नौटी का जो एरिया है या फिर ग्वालदम का एरिया है, ठीक है, साथ ही देहरादून में बड़ोवाला वाला क्षेत्र है, इसके अलावा बागेश्वर में कौशानी हो गया और साथ ही चंपावत वाला एरिया, यहाँ पर चाय के कुछ प्रमुख बागान हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य फैक्ट चाय के संबंध में हैं वो मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण में भी करवा रखे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग देख सकते हैं, वहां से आपका कृषि वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण एक ऐसी चीज है ना, वहां पर आपको कृषि के नवीनतम आंकड़े और योजनाएं इत्यादि सारी मिल जाती हैं। बाकी आपसे ऐसी चीजें तो अब नहीं पूछता उतना कि ये कहाँ होता है, उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कम का, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें और ये सब आप पढ़ भी चुके हैं परीक्षावाणी इत्यादि में। ठीक है, तो उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता उतनी होती भी नहीं है। मैं पुनः बोलूंगा, आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण जरूर पढ़िएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले करवा रखा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का, 2022-23 का, उसमें कई सारे फैक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। पूरे 2 क्लासें लगभग 20-22 पेज हैं, उसका पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा। पीडीएफ लेके आप लोग क्लास ना देखें, भले कम से कम नोट ही कर लीजिए। ठीक है, आपको मतलब फायदा होना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों को बेहतर कंटेंट मिल सके जो परीक्षा में आए। ठीक है, जिसने नोट किया है आर्थिक सर्वेक्षण, आप लोगों को लग भी रहा होगा कि पिछले 4-5 जो परीक्षाएं हुई हैं उन क्लासों से कम 15-20 प्रश्न से ऊपर बन चुका है ना। तो पढ़ना है आपको, बस मैटर में आपको उपलब्ध कराऊंगा, आपको पढ़ना है। देखो, आप लोगों के लिए मतलब मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, मैंने आपको शुरू में ही बोला था क्लास बिल्कुल रेगुलर रहेगी। ठीक है, मैं शनिवार से देहरादून में हूं, लेकिन आप लोगों की क्लास आज भी आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं पहले से उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ, मतलब पूर्व से। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। ठीक है, और सिलेक्शन लेके आइए, बताइए। ठीक है, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, हम भी थोड़ा सीना चौड़ा होके बोलेंगे कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट हैं, आपने तैयारी की, आपने मेहनत की है। ठीक है, देखो, आपके सिलेक्शन से केवल आपको ही खुशी नहीं होती है। यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो सबसे पहले आपकी फैमिली, माता पिता, जो कि सर्वाधिक, सबसे ज्यादा खुशी तो नहीं होती है माता पिता, लेकिन एक शिक्षक को भी काफी खुशी होती है। ठीक है, जब उसके निर्देशन में कोई छात्र सेलेक्ट होते हैं, छात्राएं सेलेक्ट होती हैं, तो उसको भी काफी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ना, ये ये एक प्रतियोगिता का दौर है हर किसी के लिए। हर किसी में बेहतर, भले ही वो कोचिंग संस्थान हो, भले ही वो विद्यार्थी हो, कोई भी हो, हर किसी में आज के समय में बेहतर बनने की होड़ बनी रहती है। तो इस बेहतर बनने की होड़ में लोग ना, व्यक्ति जो होते हैं, अपनी जो गुणवत्ता है ना उसको खो देते हैं और जमाने के साथ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता में आपकी जो गुणवत्ता है ना वही आपको सफलता देती है। बाकी भागने से देखो कुछ नहीं होता है। भीड़ भीड़ तो भागती रहती है हमेशा, आपको भीड़ से अलग होकर चलना पड़ता है ना। भीड़ से अलग आपकी पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं पृथक राज्य आंदोलन, मतलब उसका मैं आपको एक प्रारूप समझाता हूँ कि आपने उसको पढ़ना कैसे है। अब मैं उसको लिखा हूँ 2 क्लासों में, वो ज्यादा उचित नहीं लगा मुझे, क्योंकि परीक्षावाणी में भी आपको सेम मैटर मिलेगा, बीएस ने की आपको अन्य जो किताबें आपके पास होंगी सब वो मैटर मिल जाएगा। तो परीक्षावाणी मेरे पास है, उसमें भी सारी चीजें वो दे रखी है। तो परीक्षावाणी लगभग सभी के पास होती है, तो इसलिए मैं उसको लिखाना उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है कि आपने उसको तैयार कैसे करना है। मैं उसकी रूपरेखा आपको समझा देता हूँ इस क्लास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, राज्य आंदोलन टॉपिक है हमारा, पृथक राज्य आंदोलन। जब आप बड़ी तैयारी करते हैं ना तो आपको केवल इसी तरह से समझाया जाता है जिस तरह से अब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था प्रत्येक क्लास में, वो सब छोटे बच्चों को जैसे लिखाते हैं ना, मतलब क्योंकि देखो आप लोग अभी जो नए बच्चे हैं, जो मतलब पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनका बेस क्लियर होना बहुत आवश्यक है। और अच्छी किताबों से यदि आपको मैटर मिल जाए तो वो और अधिक अच्छा होता है।
लेकिन अब परीक्षावाणी में जो चीजें दे रखी हैं और जो सही है उसको आप स्वयं से तैयार कर सकते हैं, बस समझना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप 4 पार्टों में बांट लो, ठीक है, इसको आप बांट लो, बहुत आसान तरीका हो जाएगा। देखो सबसे पहले देखो आप मांग, मांग कैसे कैसे उठी, कब कब उठी, ठीक है। दूसरा आप लिखो यहाँ पर यूकेडी का योगदान, यूकेडी का योगदान यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल का योगदान, ठीक है। तीसरा देखो अन्य गठित संस्थान, अन्य गठित मतलब जो जिनका गठन हुआ, अन्य गठित संस्थान या फिर संस्थाएं, ठीक है। और चौथा आप देखो घटनाएं, घटनाएं या फिर प्रमुख जो आंदोलन हुए थे, घटनाएं ऑब्लिक आंदोलन, ठीक है। पृथक राज्य हालांकि पूरा है तो आंदोलन है, लेकिन जो प्रमुख घटनाएं हुई थी वो आपने देखनी है। देखो मांग किसने की थी, 1938, ठीक है, श्रीदेव सुमन ने मांग की, श्रीदेव सुमन ने। इसमें जो श्रीनगर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू और जो विजय लक्ष्मी पंडित थी वो यहाँ पर उपस्थित हुई थी, ठीक है। उस सम्मेलन में 5 और 6 मई 1938 को सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर श्रीदेव सुमन ने उनसे पृथक राज्य की मांग की थी। पहला टॉपिक ये आपने यहाँ पर डालना है। दूसरा टॉपिक देखो 1946 में 1946 बद्रीदत्त पांडे ने मांग करी, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे जी ने बोला कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, संयुक्त प्रांत का पर्वतीय क्षेत्र है, उसके लिए पृथक से प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। किसने बोला, बद्रीदत्त पांडे ने। कब बोला, 1946 में। ये मांग हो रही है ना, इसी तरह से आपने इसको समझना है। आप चीजों को जितना तोड़ोगे ना उतना बेहतर समझ में आता है, जितना आप उसको रट्टा मारने की कोशिश करोगे उतनी जटिल वो होती जाएगी, है ना। चीजों को समझने का प्रयास करिए, पढ़ो ऐसा कि कभी किसी को पढ़ा सको, ठीक है। तो पढ़ना हमेशा ऐसे चाहिए कि आप उस चीज को कितना विस्तार से आप समझें और दूसरे को कितना बेहतर आप उसको समझा सकते हैं। यदि आप घर में रहते हैं, देखो अपने भाई बहन मम्मी पापा जब भी फ्री होते ना उनको पका दो, जो चीजें आप पढ़ रहे हो इसी तरीके से उनको समझा समझा के पका दो, उसका फायदा आपको होगा। थोड़ा बहुत नॉलेज उन्हें भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगी, लेकिन उसका आपको 100% फायदा होगा। कोई दोस्त आपसे फोन करता है ना, उसको चीजें पूछो लगातार, फोन करना भूल जाएगा दूसरे दिन से। कोई आपको मिल रहा है उसको चीजें लगातार ऐसे बताओ, 2-4 दिन आएगा साथ में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कम से कम पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इन सब चीजों से आप छुटकारा पालोगे, ठीक है। देखो 1946 में बद्रीदत्त पांडे मांग उठाते हैं, 1938 में श्रीदेव सुमन मांग उठाते हैं। इसके पश्चात 1952 जो पीसी जोशी थे, ठीक है, पीसी जोशी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव थे, पीसी जोशी, ये मांग उठाते हैं। 1957 किसने मांग उठाई, मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, ठीक है। ये सब क्या है, इन्होंने मांग उठा रखी है, तो अलग अलग प्रश्न बना हुआ है। 1957 मानवेंद्र शाह ने मांग कब उठाई थी, 1957 में। पीसी जोशी ने कब उठाई, 1952 में। बद्रीदत्त पांडे ने कब उठाई, 1946 में। श्रीदेव सुमन ने कब उठाई थी, 1938 में, ठीक है। ये आपने इतना फैक्ट ध्यान रखना है। अब यूकेडी का योगदान देखो, 25 जुलाई 1979 मसूरी में इसका गठन हो जाता है, यूकेडी का, ठीक है, मसूरी में गठन। अब इसने क्या क्या किया, ठीक है, अपना जो गैरसैंण है उसको राजधानी घोषित किया, चंद्रनगर उसका नाम रखा, ये सब चीजें परीक्षावाणी में आपको दे रखी है, इसमें डाल लो तुम उसको, ठीक है। पत्र बम फेंका, वो सब चीजें यहाँ पर डाल लो। हाँ भाई, इन्होंने ब्लूप्रिंट वो सब चीजें जितने भी हैं 7-8 चीजें यहाँ पर लिख लो इसमें, ठीक है। देखो मसूरी में गठन हुआ था और अध्यक्ष इसके कौन थे, डीडी पंत, डीडी पंत कहते हैं इसके अध्यक्ष थे। बस इतना आपने समझ लिया, बाकी इसका योगदान क्या क्या रहा, कुछ नहीं है, 2 पॉइंट है, बस हो गया। क्यों उसको भारी बनाना, आपने 2 पॉइंट जो है यहाँ पर नोट कर लो बस। ये मांग मैंने आपको बताती, योगदान। अन्य गठित संस्थाएं जो थी इसमें थोड़ा आपको दिक्कत होगी, और इसमें अवश्य दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हुई हैं, ठीक है। जैसे पर्वतीय विकास जन समिति, अब जो हुई, पर्वतीय विकास जन समिति है, पर्वतीय राज्य परिषद है, या फिर गणदेश सेवा संघ है, या फिर जो हिमालय सेवा संघ है, ठीक है, पर्वतीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय कुमाऊं मोर्चा, उत्तरांचल परिषद, उत्तरांचल युवा परिषद, ये सब चीजें यहाँ पर लिख लो। कब गठित हुई, किसने की, जिसका नाम है किसने की वहां पर, ठीक है। इसमें नहीं है उसे रहने दो, जितना है मतलब उतना पढ़ लो, क्योंकि आज तक का यहाँ से प्रश्न नहीं बना हुआ है
और संभावना भी नहीं है। केवल एक 1988 में संस्था गठित हुई थी, उत्तराखंड उत्थान परिषद करके, ठीक है, वो प्रश्न एक बार पूछा गया, बाकी यहाँ से प्रश्न नहीं बनाया गठित संस्थाओं से। गणदेश सेवा संघ लगातार पूछा जाता है, हिमालय सेवा संघ, 2-3 ही प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं। तो कुछ चीजें हैं, 8-10 होना, आप याद कर लो, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। घटनाएं और आंदोलन में इसको भी आप बांट लो, ठीक है, इसको आप बांट लो। इसमें देखो सबसे पहले खटीमा कांड, खटीमा कांड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मसूरी कांड, कौन सा हो जाएगा, मसूरी कांड, ठीक है। तीसरा हो जाएगा मुजफ्फरनगर कांड, मुजफ्फरपुर होगा, ठीक है, मुजफ्फरपुर कांड हो जाएगा तीसरा, ठीक है। और चौथा हो जाएगा श्रीयंत टापू कांड, श्रीयंत टापू कांड, ठीक है। बाकी अन्य, पांचवें में आ जाएगा अन्य विभेदन, जो कुछ छोटे मोटे घटनाएं हुई या कहीं पर किसी की डेथ हुई राज्य आंदोलन के दौरान, वो सब चीजें, ठीक। अब खटीमा कांड कब हुआ था, 1 सितंबर 1994। मसूरी कांड कब हुआ, 2 सितंबर 1994। मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ, 2 अक्टूबर 1994। श्रीयंत टापू कांड कब हुआ, 10 जनवरी 1995, ठीक है। अन्य जो होगा आपको वो 10 नवंबर है, सॉरी 10 नवंबर, ठीक है, 10 नवंबर 1995। अन्य जो होगा आपको बुक में मिल जाएगा, कुछ एक आध जो और छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं पौड़ी में इत्यादि, ठीक है, वो सब चीजें। या फिर इसमें इंद्रमणि बड़ौनी ने जो अनशन किया था 99 अगस्त 1994 में, वो भी आप यहाँ पर जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे तोड़ के, तो आपको बहुत आसानी से देखो याद हो जाएगा। क्या है राज्य आंदोलन, कुछ लग रहा है आपको। मांग की चार मांग हो रखी है, यूकेडी का योगदान 2 पॉइंट है, 8-10 संस्थाएं गठित हुई हैं, साथ ही 4 कांड हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है, मतलब भारी नहीं बनाना है इसको, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो खटीमा कांड हुआ था, इसको उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस कहा जाता है। खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर को, इसको वर्तमान में कुमाऊनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर को, इसको गढ़वाली भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुजफ्फरनगर कांड को रामपुर तिराहा कांड भी कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में इसका ये जो केस हुआ था, वर्तमान में इसकी सुनवाई चल रही है, अभी अभी तक ये केस चल रहा है, मतलब अभी तक इसका ट्रायल चल रहा है, अभी तक इसमें जजमेंट नहीं आया है, ठीक है। तो हाल ही में अभी इसमें जो गवाही रिकॉर्ड हो रही है आजकल, मुजफ्फरनगर कांड आप पढ़ते होंगे पेपरों में, समाचार पत्रों में लगातार आते रहता है इसके बारे में। तो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। मुजफ्फरनगर कांड या फिर रामपुर तिराहा कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर कांड, ठीक है, मुजफ्फरपुर कांड या फिर रामपुर तिराहा कांड। श्रीयंत टापू कांड देखो 10 नवंबर 1995, यहाँ पर यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे। अब आपने अतिरिक्त क्या करना है इनमें, इन सब में जो शहीद हुए, क्योंकि पिछला जो वीपीडीओ पेपर हुआ था उसमें आयोग ने खटीमा कांड में कौन शहीद नहीं हुआ ये प्रश्न दे दिया आपको। कहां पर दे दिया था, खटीमा कांड के लिए, कि खटीमा कांड में कौन शहीद नहीं हुआ था, ये प्रश्न आपको दे दिया था वहां पर, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से यहाँ पर कौन शहीद हुए खटीमा कांड में, 7-8 व्यक्ति वहां पर हैं। मसूरी कांड में 7-8 व्यक्ति। मसूरी कांड में देखो 3 नाम आपको बहुत ध्यान रखने हैं, जिसमें एक उमा शंकर त्रिपाठी, ठीक है, एक उमा शंकर त्रिपाठी, 2 है हंसा धनाई, तीसरे कौन है, बेलमती चौहान, ठीक है। ये 3 नाम आपने बिल्कुल याद रखने हैं। ये कहते हैं यहाँ पर डीएसपी थे, ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक थे, उमा शंकर त्रिपाठी, हंसा धनाई और बेलमती चौहान। 2 महिलाएं भी शहीद हुई थी यहाँ पर, ठीक है, राज्य आंदोलन के दौरान। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी देखो मुजफ्फरपुर कांड में कुछ एक आध व्यक्ति, जितने भी नाम आपको किताब में दे रखे हैं उन्हें याद कर लीजिए। ये 2 ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन दोनों में मसूरी वाला तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, खटीमा कांड भी महत्वपूर्ण है। साथ ही श्रीयंत टापू कांड देखो, यहाँ पर राजेश रावत प्लस यशोधर बेंजवाल, ठीक है। बाकी इनके विरोध में देखो देहरादून में, पौड़ी में जो अन्य शहीद हुए उनको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से कौन शहीद हुआ, कौन सा आंदोलन कब हुआ, और एक इसमें आ जाएगा जो अनशन किया था इंद्रमणि बड़ौनी जी ने, वो भी आप लोग इस वाले पार्ट में नोट कर लीजिएगा। संस्थाएं कौन कौन सी गठित हुई थी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यूकेडी का योगदान क्या रहा, मैंने बता दिया, इसकी स्थापना, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ज्यादा योगदान नहीं है। इसका जो एक अधिवेशन हुआ था इसमें इसने चंद्रनगर को अपनी राजधानी घोषित किया था, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है।
बाकी मांग मैंने आपको बता दी मांग कैसी हुई थी, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरह से आपने इसको तैयार करना है और बहुत बेहतर तरीके से आपको याद होगा। बिल्कुल आपको इसमें अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं उत्तराखंड में आपको और क्या पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड की क्लासेज आज ये लास्ट है, मतलब अभी बीच में दूंगा, अब किस तरह से दूंगा वो मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ कि आगे क्लासेज आपको कैसे मिलेंगी, क्योंकि कल से पॉलिटी यहाँ पर शुरू होने वाला है। जीएस पढ़ना भी आवश्यक है। अभी हमारे पास देखो लगभग 1 महीना 10 दिन का समय बचा हुआ है और मेरा पूरा टारगेट यही है कि आप लोगों को पूरा सिलेबस करा दूं तब तक, ठीक है। तो सिलेबस तो मैं करा के रहूंगा। आप लोग जो लोग पढ़ रहे हैं आपको तो फायदा होगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं अब जबरदस्ती तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ कि भाई पढ़िए। जिसको अपने फ्यूचर की चिंता है, जिसे कुछ करना है, ठीक है, जिसे अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, भाई उन्हें तो पढ़ना पड़ेगा ही। बाकी जिन्हें नहीं पढ़ना है आप लोग मत पढ़िए, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो उत्तराखंड, सवाल है 40 नंबर का, प्लस 5 और जोड़ लो जो हिंदी में पूछ रहे ना आप, कुमाऊनी गढ़वाली शब्द लोकोक्तियां इत्यादि, मतलब कुल 45 नंबर का सवाल है उत्तराखंड, ठीक है। इसमें हमारा क्या क्या कवर हो गया देखो, भूगोल, ठीक है, जिसमें हमने भूगोल पढ़ लिया, यहाँ का जो भौगोलिक ढांचा है वो पढ़ लिया, नदी तंत्र हमने पढ़ लिया, बुग्याल तार सॉरी जो ताल इत्यादि है, ठीक है। बुग्याल हम जिला दर्शन के माध्यम से, ताल हम जिला दर्शन के माध्यम से शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब ग्लेशियर इत्यादि सब हम पढ़ चुके हैं, चोटियां हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी नदी तंत्र बहुत बेहतर तरीके से आपको मैंने समझाया है, ठीक है, कभी नहीं भूल पाओगे। नदी तंत्र जिसने समझा होगा, 2-3 बार रिवीजन किया होगा, कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो भूगोल हमारा यहाँ पर कंप्लीट। दूसरा देखो इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, इतिहास में एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, ठीक है। चंद हम पढ़ चुके हैं, पवार हम पढ़ चुके हैं, गोरखा पढ़ चुके हैं, ब्रिटिश काल हम पढ़ चुके हैं, कत्यूरी हमने पढ़ा, कुड़िंद हमने पढ़ा, ठीक है, पौरव काल हमने पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ा। जितनी भी सारी महत्वपूर्ण चीजें थी हम इतिहास में उत्तराखंड का पढ़ चुके हैं। राज्य आंदोलन भी मैं आपको समझा चुका हूं कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपका। तीसरा देखो उत्तराखंड का इतिहास, जिला दर्शन, जिला दर्शन, जिला दर्शन का फायदा क्या है देखो, एक पर्यटन, ठीक है, दूसरा मंदिर, जिले में जो मंदिर है, तीसरा इसमें हम विविध चीजें, अन्य विविध जो जिले में बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं पर संस्थान है, ठीक है, संस्थान है, शिक्षण संस्थान इत्यादि, ये सब चीजें हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। जिले में और क्या क्या चीजें प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। मंदिर, संस्थान, बुग्याल, ताल वगैरह सब जिला दर्शन के माध्यम से 10 जिले हम पढ़ चुके हैं अभी तक का। 3 जिले रहे हैं वो भी मैं देहरादून से जाते ही आपको करा दूंगा, ठीक है। 3 जिले मात्र रहे हैं, 10 जिले में आपको करा चुका हूँ। तो जिला दर्शन देखो, इसके माध्यम से हमारा लगभग 90% हमारा जनसंख्या भी कवर हो गया है, ठीक है। अब जनसंख्या के बस राज्य के आंकड़े तो लिखने हैं, जिलों के तो मैं सारे बता चुका हूँ आपको, कौन सा जिला किस चीज में प्रथम है, जिला दर्शन में बता दिए। बस अब आपको क्या लिखाना है, एक बार जनसंख्या, ठीक है। एक रहता है इसमें जो टॉपिक रहता है आपका, जनजाति, ठीक है। जो जो टॉपिक बच रहा है देखो मैं स्टार कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जनजाति आपका रहता है। दूसरा आपका संस्कृति, संस्कृति, ठीक है। संस्कृति में देखो यहाँ के लोक भाषा, लोक नृत्य, लोक नृत्य प्लस सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, ठीक है। सामाजिक जीवन में हम यहाँ की स्थानीय जो खान पान की वस्तुएं, स्थानीय पहनावे की वस्तुएं, ठीक है, और मतलब जो स्थानीय चीजें हैं, स्थानीय परिधान जो आते हैं, स्थानीय सामग्री जो है, यंत्र जो है, वो सब चीजें हम कहाँ पर देखेंगे, सामाजिक जीवन में, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक जो हमारे हैं, लगभग 8 से 10 नंबर का ये सवाल है, ये मैं आपको अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे लिए भी जरूरी है यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था प्लस भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल प्लस आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। ये 3 चीजें मैं आपको इससे पहले तो नहीं, ठीक है, राज व्यवस्था, भारत का भूगोल, आधुनिक भारत का इतिहास, ये जो क्लासेज हैं
ये मैं आपको इस बैच के, टारगेट बैच के अतिरिक्त उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, जब भी उपलब्ध कराऊंगा आपको सूचना दे दूंगा, है ना। जैसे हमारा जिला दर्शन समाप्त होता है, वहां पर मैं उसके पश्चात 1 या 2 दिन में एक क्लास जो उत्तराखंड की अब बची है, क्योंकि देखो कम है, जनजाति है तो 2 क्लास बहुत से बहुत, ठीक है। और संस्कृति है तो इसमें 4 से 5 क्लास, क्योंकि शब्दावली, लोकोक्तियां वगैरह सब मैं कराऊंगा। तो मतलब मान के चलो उत्तराखंड की कम से कम 10 क्लास और बचती हैं। तो इन 10 क्लासों को मैं लगभग 20 दिन में आपको उपलब्ध करा दूंगा, एक दिन छोड़ के या लगातार भी कभी कभी छुट्टी के दिन, ठीक है। इस तरह से मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। साथ ही देखो अब हमारा रहता है राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, आधुनिक भारत का इतिहास जो मैं आपको कराऊंगा। ये क्लासेस कल की क्लास से आपकी शुरू होने वाली है टारगेट बैच में, ठीक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा राज्य व्यवस्था। लगभग 8 या 10 क्लासें मान लो राज्य व्यवस्था की आएंगी, 10 के आसपास भारत का भूगोल और 10 के आसपास आधुनिक भारत का इतिहास। दिन कितने बचे हैं अभी? 40। 30 दिन में आपका जीएस कवर, होमवर्क आपको प्रतिदिन मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो 10 क्लास आएंगे बीच में, वो आएंगे रीजनिंग की, वो भी तो करवाना है आपको, है ना। सिलेक्शन चाहिए इस बार, बस इस बार रुकना नहीं है बिल्कुल भी, नौकरी लेके मानना है इस बार, बस छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब तक नौकरी मिलेगी नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल ये समझ लो, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था की 10, लगभग भारत का भूगोल की लगभग 10 महत्वपूर्ण चीजें करेंगे ना, सारी क्यों पढ़नी है, जो पेपर में आ रहा है। आप कोई भी क्लास उठा के देख लो, पुरानी क्लासेस, सारी कक्षा से आपको कहीं ना कहीं प्रश्न पुराने पेपरों में मिलेगा, है ना। फालतू बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, क्यों पढ़ना है फालतू, ठीक है। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपको 2 साल खींचना है, 1 साल खींचना है कोचिंग की तरह, या फिर 1.5 साल खींचना है। सटीक चीजें पढ़ो, सिलेक्शन लो, ठीक है। बाकी होमवर्क आपको प्रतिदिन मैं देता रहूंगा। आज का होमवर्क मैंने आपको दिया है कि आपको क्या करना है। आज जो उत्तराखंड का राज्य निर्माण आंदोलन है वो आपने कंप्लीट करना है। बाकी कल से आपकी राज्य व्यवस्था की क्लास शुरू होगी, और बिल्कुल बेसिक से ऐसे पढ़ेंगे ना कि जिसको राज्य व्यवस्था पढ़ना बोरिंग लगता है वो ढूंढेगा लक्ष्मीकांत की किताब की, मैं अब लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ। इस तरह से हम राज्य व्यवस्था पढ़ने वाले हैं, ठीक है। राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इसमें हम ज्यादातर मैप देखेंगे, बस इसमें हम ज्यादातर क्या देखेंगे, मैप। जैसे भारत की नदियां, भारत का मतलब सामान्य भौगोलिक ढांचा, भारत की नदियां, भारत में पर्वत पठार, ठीक है, भारत में मैदानी क्षेत्र, मानसून है, वो सब मैप के जरिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में दर्रे, भारत में या फिर जो भी चीजें हैं, मतलब जैसे राष्ट्रीय उद्यान, मैप के जरिए, नदी घाटी परियोजना मैप के जरिए, वो याद कराना मेरा काम है, मैं याद कराऊंगा आपको, ठीक है। बस आप लोगों ने पढ़ना है, इसमें हम केवल 10 दिन मैप देखेंगे, बस उसी में हमारा भूगोल कंप्लीट, इससे बाहर सवाल आता भी नहीं है ना। साथ ही देखो आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समझने वाला होगा, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा। आप लोगों को मैं राय दे सकता हूँ कि आप लोग, मेरी बहुत पुरानी एक सीरीज थी, बहुत सबसे पहले मैंने क्लासेस शुरू की थी, भारत के वायसराय, बोर्ड के माध्यम से, ठीक है, टाइप नहीं कर रखी, बोर्ड के माध्यम से दे रखी है, भारत के वायसराय पढ़ लीजिएगा, आपका बिल्कुल बहुत सारा टॉपिक वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। 8-10 क्लासेज हैं और बहुत ही बेसिक से सारी चीजें उसमें मैंने वायसराय में बता रखी है। और यदि आप राज्य व्यवस्था में देखते हैं, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, मैंने राज्य व्यवस्था की जो क्लासेस दे रखी है 12 से 15, तो वहां पर मैंने भारत में जो संवैधानिक विकास है उसको बताया है। तो वहां से भी कई सारे प्रश्न ऑलरेडी बन चुके हैं, अभी वीडियो भी वहां से प्रश्न बना हुआ था, ठीक है। तो उसको आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। गोलकनाथ वाद मैंने वहां पर पढ़ाया था, तो उसको भी आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से देखो उत्तराखंड हमारा कंप्लीट कंप्लीट हो चुका है। साथ ही आप लोगों के मन में एक चीज और आ रहा होगा, हिंदी, हिंदी कहाँ गायब हो गई? तो हिंदी भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि रीजनिंग के जो टॉपिक हैं वो 10 क्लास में नहीं जाएंगे, है ना। जितने टॉपिक मैंने आपको बीच में एक वीडियो के माध्यम से बताए थे, 10-12 टॉपिक, तो 5 या 6 वीडियो में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो 4-5 क्लासेज हैं हिंदी में आपको संधि इत्यादि और वर्णमाला वगैरह में समझा दूंगा। बाकी मैंने आपको जो बोला है आप लोगों ने स्वयं से पढ़ना है, वो आपकी स्वयं की मेहनत है ना। तो आज हमारा उत्तराखंड का इतिहास, या फिर उत्तराखंड कह लीजिए, समाप्त हो गया। क्योंकि जिला दर्शन आप लोगों को, जिला दर्शन भी आप लोगों का लगभग 3 जिले बचे हैं, तो बहुत सारा मैटर आपका उत्तराखंड का कंप्लीट हो चुका है। प्रमुख व्यक्तित्व में जिला दर्शन में आपको करा रहा हूँ, साथ ही आपको याद करने के लिए भी मैंने सारी चीजें दे दी हैं उत्तराखंड की, है ना। होमवर्क आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आपका एक कर्तव्य है कि आप लोग कितना रिवीजन करते हैं। जितना आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ही आपको
उसका बेहतर परिणाम मिलेगा आपके पक्ष में, उतना बेहतर उसका रिजल्ट आने वाला है। और ये मत सोचना कि कभी पढ़ाई व्यर्थ जाएगी, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप पढ़ते हैं, आप आज पढ़ रहे हैं, भले ही आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन ना हो, पहले तो देखो उम्मीद यही है, ठीक है, मेरी तरफ से आपको यही शुभकामना है कि आपका यहीं पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन यदि किन्हीं कारणों बस किसी बच्चे को असफलता मिलती भी है तो हार मत मानना, ठीक है। अगली बार दुगनी ताकत से, दुगनी एनर्जी के साथ, और तीसरी चीज क्या होगी मेन, अनुभव, अनुभव के साथ आगे बढ़ना, यकीनन सफलता मिलेगी, ठीक है। और जिस दिन एग्जाम निकलेगा, एक नहीं 4-5 एग्जाम एक साथ निकलेगा, ठीक है। एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर मार्गदर्शन और एक बेहतरीन कंटेंट हमेशा आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको लगातार बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ रहा है, हर किसी को नौकरी चाहिए, लेकिन मिलती उसी को है जो स्मार्ट तरीके से चलता है, ठीक है। हर किसी को नहीं मिलती है। और दूसरी चीज ये है, सपने को जिंदा रखो अपने मन में, क्योंकि अगर सपना होगा तो आपको उठने को मजबूर करेगा सुबह को, अगर सपना होगा तो देर तक जागने को मजबूर करेगा रात्रि को, अगर सपना होगा तो सब दिन में घूम रहे होंगे संडे के दिन और आप घर में पढ़ रहे होंगे। वरना आप लोग सब वाकिफ हैं, जो देहरादून में कोचिंग इत्यादि जाते होंगे या हल्द्वानी में जाते होंगे या घरों में भी देखते होंगे, आपके साथ वाले अभी भटक रहे होंगे, लेकिन आप पढ़ रहे हैं। यदि आप पढ़ रहे हैं तो यकीनन आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही मैंने आपको ये भी बोला था, देखो स्किल बढ़ाइए अपना, हर चीज के लिए तैयार रहिए। पुलिस का भर्ती आएगा, फिजिकल आपका तैयार होना चाहिए। अगर क्लर्क की भर्ती आता है, आपका टाइपिंग तैयार होनी चाहिए। हर चीज के लिए आप तैयार रहिए, किसी भी चीज में आप बिल्कुल पीछे नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखो मैं आपको बता चुका हूँ हम अब किस तरह से आगे हमारे क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। तो कल आपकी जो क्लास आएगी वो आएगी भारत की राज व्यवस्था, ठीक है। रिकॉर्ड ये क्लासेस शुक्रवार को ही हो चुकी है पिछले, ठीक है। तो मेहनत देखो मैं तो कर ही रहा हूँ, अब आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कैसा आप लोगों का प्रैक्टिस सेट रहा है, ये भी आप लोग अपने नंबर, जिसने शेयर नहीं किए अभी तक भाई कर लीजिएगा अपने नंबर शेयर। नहीं भी करना चाहते हैं, देखो अगला जो प्रैक्टिस सेट है 26 जनवरी को, यदि आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करिए, आपको प्रैक्टिस सेट देना है, ठीक है। मैं तो उसके लिए तैयार, आपके लिए प्रैक्टिस सेट में तैयार करूंगा, ठीक है। अन्यथा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यदि आप लोग उसमें कोई मुझे प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो फिर मैं आपको कोई प्रैक्टिस सेट नहीं देने वाला हूँ। पहले मैं आपको उपलब्ध करा, देखो 30-32 सेट मैंने ग्रुप के माध्यम से करवाए थे, लेकिन किसी भी बच्चे का कोई मेरे को ना कमेंट आया ना कभी कुछ, एक आध बच्चों को छोड़कर। तो भाई यार मैं ही मेहनत करूँ, फिर मैं तो ऑलरेडी नौकरी में, मुझे क्या जरूरत है मेहनत करने की, है ना। मैं तो आप लोगों को गाइडेंस करने के लिए, और यकीनन आप मेरे प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए जो मैंने 30-32 कराए थे आपको। समीक्षा अधिकारी या फिर जो लोक सेवा आयोग ने कई सारे एग्जाम कराए हैं, वहां पर आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, 30-30 प्रश्न तक देखने को मिलेंगे आपको उन प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।